अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर रिप्रोडक्शन इन मैन। आज हमने ये स्टार्ट करना है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है ये हम आज इसकी सारी डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल रिप्रोडक्शन इन मैन को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें हम दो सिस्टम्स को देखते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से देखेंगे और उसके बाद हम एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहले पढ़ा था कि गोनेड्स के बारे में। ठीक है, पीछे पढ़ा था। तो गोनेड्स मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग गोनेड्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। जेनिटेलिया का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब जो बॉडी से बाहर होता है। विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इस जेनिटेलिया के अंदर क्या होता है कि दो पेयर्स होते हैं टेस्टिस के। ठीक है, जो कि बॉडी के बाहर होते हैं। अब होते कहाँ पर, एक थैलीनुमा का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेक्रोटम। ठीक है, सेक्रोटम के अंदर दो टेस्टिस के पेयर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेक्रोटम के साथ ही एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसको मेन डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए से स्पर्म रिलीज़ होते हैं तो उसको बोलते हैं जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मेन उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस साथ किस में होते हैं, सेक्रोटम के अंदर। उसके अलावा एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म्स को फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा टेस्टिस का स्ट्रक्चर गौर से देख लेना है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक पूरा डक्ट सिस्टम होता है, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जर्मिनल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जर्मिनल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब पूरा एक डक्ट का सिस्टम प्रेजेंट होता है। उन डक्ट्स के अंदर जर्मिनल सेल्स होते हैं जो कि सबसे पहले अब ये सारे जो सेल्स बनेंगे स्पर्म एक्चुअली में हमने बनाने। ठीक है, इस सिस्टम में स्पर्म्स बनते हैं। तो स्पर्म्स बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स के अंदर डिवीजन होगी तो उससे बनेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज़ होगा और डिफ्रेंशिएशन होगी, डिवीजन होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोटिक डिवीजन होगी तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे और स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स। एक्चुअली में ये सारे सेल्स हैं। एक सेल बना, उसकी डिवीजन हुई तो उससे अगले सेल बनी, फिर उसकी डिवीजन हुई तो नेक्स्ट सेल्स बने। ठीक है, तो ये सेल्स की डिवीजन से पूरा रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद लास्ट पे स्पर्मेटिड्स की जब डिवीजन होगी तो उससे मैच्योर स्पर्म्स बनेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा अब जो है वो फ्लूइड एक सिक्रीट होता है। ठीक है, इन स्पर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए और नरिशमेंट के लिए। वो कहाँ से सिक्रीट होता है, वहीं पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के ज़रिए से लिक्विड मीडियम या इस तरह का जेली लाइक सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, जो कि स्पर्म्स की प्रोटेक्शन भी करती है और नरिशमेंट भी उससे होती है। उसके बाद लास्ट पे स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर होते हैं मेन डक्ट के ज़रिए से। जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको बोलेंगे, उस जो डक्ट है उसको बोलते हैं वेज डिफरेंस। ठीक है, जो वेज डिफरेंस है वो क्या करेगा, वो एक मज़ीद जो है वो आगे एक्सटेंड होकर एक और ट्यूब बनाता है जिसको बोलते हैं एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस एक कॉन्विलेटेड ट्यूब है। कॉन्विलेटेड का मतलब होता है मुड़ी हुई। ठीक है, तो जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो मेन रिप्रोडक्टिव डक्ट के ज़रिए से वेज डिफरेंस के ज़रिए से कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल आके उस वहाँ तक जाते हैं और फिर जो है वो यूरिनो जेनिटल डक्ट के ज़रिए से डिस्चार्ज हो जाते हैं मेल की बॉडी से। यूरिनो जेनिटल डक्ट का क्या मतलब होता है, जेनिटल होता है रिप्रोडक्टिव और यूरिनो मतलब जो यूरिन के लिए यूज़ होती है। तो मेल के अंदर स्पर्म जिस ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं और जो यूरिन के लिए इस्तेमाल होता है वो दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन फ़ीमेल के अंदर इस तरह से नहीं होता तो इस वजह से इसको इकट्ठा मिलाकर कहा गया यूरिनो जेनिटल डक्ट।
उसके बाद जो है हमने पीछे पढ़ा था गोनेड्स के अंदर के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो इसी दौरान जो स्मेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है जो कि एक तो स्पर्म की सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होगा और दूसरा मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उसकी डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के दौरान, प्यूबर्टी मतलब जब बालिग हो जाते हैं, ठीक है, उस वक़्त। उसके बाद है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसके अंदर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ओविडक्ट होती है एक जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, यूट्रस होता है, यूट्रस जिसके अंदर जो है वो बेबी की पूरी नरिशमेंट होती है और उसके बाद एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी से बाहर होता है जिसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी कैविटी के अंदर ओवरीज लाइज होती है, 2 ओवरीज होती हैं दोनों साइड्स पे। आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। बॉडी कैविटी मतलब जनरल जो एब्डोमेन होता है उसके अंदर ही ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे हमने देखा था कि स्पर्म्स जब बनते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था ट्यूब्स के अंदर जर्म लाइन सेल्स होते हैं जिनसे आगे डिवीजन होती है। सेम इसी तरह से ओवरीज के अंदर भी जर्म सेल्स होते हैं जो कि oogonia प्रोड्यूस करते हैं, ये सेल्स होते हैं। फिर इन सेल्स की माइटोटिकली डिवीजन होती है तो फिर ये प्राइमरी oocytes बनाते हैं। उसके अलावा ये जब प्राइमरी oocytes बन जाते हैं तो ये अपने आप को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज कर लेते हैं जिसको बोलते हैं फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्राइमरी oocytes या एग जिसको हम कह सकते हैं इमेच्योर एग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी oocytes जो है वो फिर मियोटिकली डिवाइड होते हैं तो वो सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। और फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या मतलब है कि जब मियोटिकली प्राइमरी oocytes की डिवीजन हो गई तो आगे से आपको पता है मियोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो लेकिन फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही एग बनता है तो 4 इसमें से एक सेल एग बना देगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बना देगा और बाकी के जो है वो एक पोलर बॉडी बना देंगे। पोलर बॉडी ये एक्स्ट्रा छोटे छोटे से बॉडीज़ बन जाती हैं बॉडी के अंदर और उसी वक्त इन बॉडीज़ को डीजनरेट कर दिया जाता है, ये बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मियोटिक आपको पता है कि मियोसिस की 2 फेजेस होती हैं, ठीक है, मियोसिस 1 और 2। इस वक्त फिर दोबारा से सेकेंड मियोसिस होगी oocytes के अंदर, ठीक है, और मेटाफेज तक जाएगी। मेटाफेज तक जाने के बाद एक थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है, ठीक है। स्टॉप इस वजह से होती है कि उस वक्त तक अभी स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँचे होते, ठीक है। जब जैसे ही स्पर्म्स पहुँचेंगे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और पूरी मियोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके नतीजे में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो एक ओवम ओवरी से डिस्चार्ज होता है, एक ही टाइम पर एक ही ओवम जो है वो ह्यूमन से डिस्चार्ज होता है, एग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरी से ओवम के डिस्चार्ज होने के प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ओवम है ये ओविडक्ट के ज़रिए से ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, जनरली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब और द यूट्राइन ट्यूब। ये आपने भी कंफ्यूज नहीं होना, जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको इस सारी की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जो ओवम है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ओविडक्ट के ज़रिए से, ठीक है, जिसको हम लोग को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब और द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब जो है वो एक यूट्रस में एक थैलेनुमा बड़े सारे स्ट्रक्चर में ओपन होती है, ठीक है। इस यूट्रस के अंदर जो है वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या फिर ओवम की पूरी जो है वो न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, जैसे ही ओवरी से अंदर एग बन जाता है तो पहली ट्यूब जो स्टार्ट होती है ओविडक्ट जिसको हमने कहा ये फ्लोपियन ट्यूब कहा, उसके प्रॉक्सिमल पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब जो शुरू वाला हिस्सा है, ठीक हो गया। अच्छा, जब जाइगोट बन जाता है और यूट्रस के अंदर वहाँ चला जाता है तो उसको कहते हैं कि अब कंसेप्शन होगी, जो हम कहते हैं ना कि फ़ीमेल कंसीव उसने कर लिया है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि एक तरह से आप उसको कहते हैं कि इम्प्लांट हो गया एम्ब्रियो, ठीक है, यूट्रस के अंदर। तो उसके बाद वहाँ से उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है तो वहाँ पर एक प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होता है। प्लेसेंटा एक जैसे कोई पर्दे नुमा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो की हिफाजत भी करता है और
जो है वो नरिशमेंट भी करता है। फीटल टिश्यू, फीटर हम अनबॉर्न बेबी को कहते हैं, जो अभी बॉर्न नहीं हुआ होता, जो कि माँ के पेट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स जो भी उसको मिलता है वहाँ से ही मिलता है। उसके बाद यूट्रस से आगे एक ओपनिंग है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के आगे वेजाइना होता है, ठीक है। तो यूरिथ्रा और वेजाइना हैव इंडिपेंडेंट, मतलब जैसे मेल के अंदर एक ही यूरिन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए एक ही ऑर्गन है, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों चेंज होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये बच्चों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको भी थोड़ा सा गौर से देखना है, ठीक है। ये मैंने आपके थोड़ा सा आसानी के लिए थोड़ा सा जूम कर दिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल हमने देखना है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो फीमेल्स के अंदर एग की प्रोडक्शन एक साइक्लिक एक्टिविटी है। साइक्लिक एक्टिविटी मतलब एक चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर ख़त्म होती है। जैसे एक डे और नाइट है तो 24 आवर्स का ये साइकिल होता है, ठीक है। जो मेल्स के अंदर क्या होता है कि जो गेमीट प्रोडक्शन है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ चलता है, ठीक है। लेकिन फीमेल के अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, साइक्लिक है मतलब, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन क्या होता है फीमेल के अंदर 28 डेज़ का ये साइकिल है। अच्छा, कुछ वेरिएशन भी आ सकती है इसमें, कुछ में 29 का है, कुछ में 32 का होता है, कुछ में 31 का होता है, लेकिन जब एवरेज निकाली गई तो वो 28 डेज़ का था, ठीक हो गया। अब होता क्या है इसके अंदर कि इस साइकिल के दौरान चेंजेस आती हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में, किस चीज़ के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये जो पूरा साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 2 फेजेस पर मुश्तमिल है। एक को हम बोलते हैं ओवरियन साइकिल और दूसरा यूट्राइन साइकिल। ओवरियन साइकिल के अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान चेंजेस होती हैं ओवरीज में। यूट्राइन साइकिल में क्या होता है कि यूट्राइन वॉल को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट या एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर रखा जाता है। यूट्रस की वॉल्स को बोलते हैं यूट्राइन वॉल। 3 तरह की वॉल्स होती हैं, मैं आगे वो आपको वो भी बताऊंगी, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो पूरा साइकिल है रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसको रेगुलेट करते हैं गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन्स। ये उसकी, अच्छा, 4 फेजेस हैं आगे इसकी, ठीक है। साइकिल 2 होते हैं, उसके बाद 4 फेजेस हैं। किस तरह से होता है, तो पहली फ़ेज़ में हमने देखना है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है कि जैसे ही वीमेन जो है वो प्यूबर्टी के पे पहुंचती हैं तो बॉडी से FSH रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब FSH का काम ये होता है कि उसने एक तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करनी है। फॉलिकल्स क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर ओवम की प्रोटेक्शन होती है और रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन करना है, ठीक है। ये 2 हार्मोन्स जो हैं FSH ने रिलीज़ करने, एक काम करने, ये फॉलिकल की डेवलपमेंट करनी और एस्ट्रोजन को रिलीज़ करना है। एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, इसने एक तो एंडोमेटीरियम की डेवलपमेंट करनी है, दूसरा एंडोमेटीरियम की वास्कुलराइजेशन करनी है और तीसरा इसने इनहिबिट करना है FSH को। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोमेटीरियम क्या होती है। जो यूट्रस होता है ना, उसकी इंटरनल वॉल को बोलते हैं एंडोमेटीरियम, ठीक है। 3 वॉल्स होती है। वेस्कुलराइजेशन का क्या मतलब होता है, वेस्कुलराइजेशन का मतलब है ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट इस वॉल के अंदर। इनहिबिट्स FSH। FSH देखें, इस वजह से एस्ट्रोजन उसको FSH को इनहिबिट करता है क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर एक वक्त में एक ही एग प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा फॉलिकल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो किसी काम के नहीं होंगे, इस वजह से वो FSH को कम करना स्टार्ट कर देता है ताकि फॉलिकल की डेवलपमेंट कम हो जाए, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये हमारे पास है एक प्रोसेस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं कि जो जब ये जो फॉलिकल ज़्यादा बन जाते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है, तो उसको डिजनरेट कर दिया जाता है। डिजनरेशन के प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकल एट्रेशिया, ठीक है। तो आपको ये पहले स्टेप की समझ लगी। देखिए, सबसे पहले फॉलिकल इस वजह से बनते हैं क्योंकि एग जैसे ही बनेगा उसने उसमें प्रोटेक्शन करनी होती है, तो पहले फॉलिकल्स बनते हैं, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस होता है। हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ओव्यूलेशन। अब जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप बढ़ता जाएगा, आप देखिए इसमें
कॉन्टीन्यूसली चीज़ें आएंगी। जैसे पिछले स्टेप में FSH इनहिबिट होना स्टार्ट हो गया था, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में FSH और इनहिबिट हो जाएगा, एस्ट्रोजन और बढ़ जाएगा। FSH का रिलीज़ होना और एस्ट्रोजन का इंक्रीज़ होना ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मजबूर कर देगा कि वो सिक्रीट करे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, एक तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करेगा और दूसरा रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल्स। तो एक तो ये काम का ओव्यूलेशन में मैं आपको बताती हूँ, ओवरी से एग का रिलीज़ होना ओव्यूलेशन कहलाता है। दूसरा ये फॉलिकल से फॉलिकल को रप्चर करेगा, ये रप्चर मतलब फॉलिकल्स को तोड़ेगा तो उसी में से ओवम निकलेगा ना, तो फॉलिकल की रप्चरिंग से उसमें से ओवम रिलीज़ होगा। ठीक हो गया, तो रिलीज ऑफ ओवम होगा और प्रोलिफरेशन होगी फेज़। प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ के पीरियड को प्रोलिफरेशन बोलते हैं। किस चीज़ की प्रोलिफरेशन होगी, अब देखें जो यूट्रस में जब एग जाएगा ना तो उसकी प्रोटेक्शन जो है वो एंडोमेटीरियम करती है। एंडोमेटीरियम के अंदर बहुत सारी जो वेसल्स बनती हैं, ब्लड होता है, तो वहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलती है। तो जैसे जैसे अब ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंडोमेटीरियम जो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, वो मज़ीद डिवेलप होती जाएगी। ठीक हो गया, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि प्रोलिफरेशन किस चीज़ की होगी, वॉल ऑफ यूट्रस एंडोमेटीरियम की होगी। ठीक है, जैसे जैसे फॉलिकल के अंदर एग की डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे एंडोमेटीरियम की भी डेवलपमेंट होगी। ठीक हो गया, उसके बाद जो है ये लिखा हुआ है कि थर्ड प्रोसेस ल्यूटल फेज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक जब फॉलिकल्स जो है वो एग को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, तो बाकी जो फॉलिकल बच जाएंगे वो एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ग्लैंडुलर का क्या मतलब होता है, ये ग्लैंडुलर ग्लैंड से ही वर्ड निकला, और आपको पता है ग्लैंड वो ऑर्गन या टिश्यू होता है जो कोई ना कोई सिक्रेशन कॉज करता है। ठीक है, तो इट्स मीन के ये जो कॉर्पस ल्यूटम स्ट्रक्चर बना है, डिज जो एक्स्ट्रा फॉलिकल्स थे उनसे मिलकर बना है, येलो कलर का होता है, इससे भी कुछ ना कुछ सिक्रीट होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा, कौन, कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, ये एक तरह का ग्लैंड ही है। अब प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, ये मज़ीद डेवलपमेंट करेगा एंडोमेटीरियम की। ठीक है, और एंडोमेटीरियम मेक इट रिसेप्टिव फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, मतलब एंडोमेटीरियम को इस काबिल बनाएगा कि ये जाइगोट को अपने अंदर इम्प्लांट कर ले, मतलब कंसीव कर ले। उसके बाद क्या होगा, ये भी थर्ड वाले स्टेप का ही पार्ट है। अब देखें, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन आप उसको हम बच्चादानी भी बोलते हैं, यूट्रस को, वहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है एम्ब्रियो की तो हम कहते हैं कि फ़ीमेल ने कंसीव कर लिया है। अब ये देखें कि अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो जाती है, जब जैसे ही ओवरी से एग निकलता है तो वहाँ से फ्लोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है। फ्लोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल पार्ट स्टार्ट में ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फॉलिकल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होगा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन ने एंडोमेटीरियम को मज़ीद डेवलप करना है ताकि एग की प्रोटेक्शन हो। लेकिन जब एग ही नहीं बनेगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, तो एंडोमेटीरियम को डेवलपमेंट को क्या करना है। ठीक है, इस वजह से प्रोजेस्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती जाएगी। ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द वॉल बनी थी, प्लेसेंटा बना था, प्लेसेंटा एक जो मैंने आपको बताया था थैलोनुमा का स्ट्रक्चर होता है जो कि उसकी हिफाजत करता है, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जैसे ही प्लेसेंटा ब्रेक डाउन होगा, एंडोमेटीरियम की ब्रेक डाउन होगी, तो उसमें से जो ब्लड वेसल्स बनी थी और डेब्रिस वगैरह वो सारा वेजाइना के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं कि पीरियड स्टार्ट हो गए या मेंसेस स्टार्ट हो गए तो उसको एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद ये लास्ट स्टेप है मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होती, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिर तो ये सब सारा प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो एंडोमेटीरियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, तो एंडोमेटीरियम जो स्पॉन्जी सी होती है उसकी ब्रेकडाउन जैसी होगी तो उसमें से ब्लड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, इस जो प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है ये 3 से 7 दिन तक रहता है। ठीक है, और 3 या 7 दिन के बाद जो है वही साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा से नेक्स्ट साइकिल जो स्टार्ट हो जाता है, जो पीछे हमने सारा पढ़ा है
ठीक है। इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं कि कुछ 28 डेज़ का होता है, और उसके अलावा डिफरेंट जो एज पीरियड है उसमें भी डिफरेंट हो सकता है। फॉर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 28 डेज़ का है तो वो सारी ज़िंदगी 28 डेज़ का ही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे वैसे मे बी ये साइकिल के पीरियड भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कुछ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत कम होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद एक हमने यहाँ पर टर्म पढ़नी है। ठीक है, और कभी कभी बल्कि मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मेल नरिशमेंट जिसको हम कहते हैं कि खुराक की कमी या इस तरह की जो इम्बैलेंस हो जाता है, या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स में चेंज आ सकता है। मेन्योपॉज किस तरह कहते हैं कि जब फीमेल जो है वो 40 या 45 की एज तक पहुँचती हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो टोटली स्टॉप हो जाता है, तो इस फेज़ को बोलते हैं मेनोपॉज। अच्छा, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है ओवरीज का, यूट्रस वगैरह का। ये जो आपको दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड पे सर्कल्स में अंडे की शक्ल में नज़र आ रही है, दोनों ओवरीज हैं। ठीक हो गया। अब आप ज़रा राइट साइड की ओवरी को देखें तो यहाँ से जो ट्यूब स्टार्ट हो रही है इसको बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा हो तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही यहाँ से एग रिलीज़ होता है। ये जो दोनों तरफ से फिलोपियन ट्यूब आ रही है, दोनों यहाँ पर आके ये बड़ा सा जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं यूट्रस, तो यहाँ पर आके खुलती है। ठीक हो गया। यूट्रस के अंदर ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है वॉल, इस रेड कलर की वॉल को बोलते हैं एंडोमेटीरियम। यही एंडोमेटीरियम है जो जाइगोट की प्रोटेक्शन करेगी। इसी के अंदर ब्लड वेसल्स बनेंगी अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो। ठीक हो गया। फर्टिलाइजेशन जो है वो स्टार्ट में ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए सर्विक्स है। मैंने आपको कहा था कि यूट्रस जो है वो यहाँ पर खुलता है एक ओपनिंग में, सर्विक्स उसको बोलते हैं। उसके बाद नीचे ये जो ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है इसको बोलते हैं वेजाइना। अच्छा, अंदर जो है यूट्रस के वो ब्लैक कलर का आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और अंदर उसके जाइगोट पड़ा हुआ है। समझ लगी? अच्छा, ये जो रेड कलर के साथ जो स्पाइरल शेप में आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर की वॉल, इसको बोलते हैं मायोमेटीरियम। ये भी यूट्राइन वॉल है। मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, यूट्राइन वॉल इसको बोलते हैं, मायोमेटीरियम है ये। उसके बाद जो आखिरी बारीक सी लेयर है इसको बोलते हैं एपीमेटीरियम या पेरीमेटीरियम या फिर एक्टोमेटीरियम, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था ओवरी का स्ट्रक्चर और यूट्रस का स्ट्रक्चर। आपने अच्छी तरह से, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरह से करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।